नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। तो देखिए, आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं हमारे द्वारा जो एक नई चीज़ चलाई जा रही है, प्रैक्टिस सेट। आप सभी लोगों को हम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्रत्येक रविवार आपको 10 बजे आपको प्रैक्टिस सेट दिलवा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रैक्टिस सेट के लिए कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है। और ये जो मुहिम है ये हमारी टीम के द्वारा चलाई गई है जब तक कि आपके पेपर नहीं हो जाते। और आपको लगभग ये चलेगा मई जून तक चलेगा फिलहाल, जहाँ तक हमने टारगेट रखा है, क्योंकि मई जून 2022 तक हम इसको कंटिन्यू आपको हर संडे आपको वीकली टेस्ट कराएंगे। और इसमें हम पूरे जो ऐसा आयोग पैटर्न बनाता है, 20 नंबर हिंदी, 25 से 30 आपका उत्तराखंड, उसी के साथ साथ जीएस का पोर्शन, करंट अफेयर का पोर्शन और रीजनिंग का पोर्शन, सभी चीज़ों पे फोकस्ड है हमारे ये सारे प्रैक्टिस सेट। तो आप सभी लोग देख रहे होंगे ये सारी प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। प्रत्येक रविवार को आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। रात को 8 बजे आप सभी लोगों को इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कल ये जो वीडियो है ये कल रात ही 8 बजे आनी थी, लेकिन हुआ क्या कि इसको वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी, 1.5 घंटे का समथिंग वीडियो बनी थी। और लेकिन उसमें क्या होता कि जो वॉइस थी वो बहुत क्रैक कर रही थी, इसलिए हमने कल वो अपलोड नहीं करी। तो मैंने मैसेज कर दिया था आप सभी लोगों को यूट्यूब पे कम्युनिटी बॉक्स पे, तो आप सभी लोगों ने चेक कर लिया होगा, जो रेगुलर हमारे स्टूडेंट हैं बने रहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं हम लोग, और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि ये जो हमारे द्वारा ये जो स्कीम चलाई गई है ये लास्ट तक 2022 के मई जून तक चले, क्योंकि तब तक आई थिंक ये सारे पेपर आपके हो जाएंगे 2022 मई तक। तो आप सभी लोग इसका लाभ जरूर लीजिएगा और देखेंगे इसको। देखिए, आपके तरफ से रिस्पॉन्स मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपकी ओर से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो हम 3 या 4 जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे उनके बाद ये प्रैक्टिस सेट को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि देखिए इन प्रैक्टिस सेटों को टाइप करवाने के लिए भी यहाँ पे हमको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है और काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। इसके लिए प्रैक्टिस सेटों के लिए 100 क्वेश्चन आप सभी के लिए बनाना अकॉर्डिंग टू द यूके ट्रिपल एस सी। ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी की तरह इनको बनाना काफ़ी श्रम का काम है। तो आप सभी लोग इसको अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, उन लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ देखिए बगल में जो बेल आइकन है इसको भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा यहाँ पे कोई भी वीडियोज डाली जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। देखिए, हमारे द्वारा कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, चाहे वो आयोग से संबंधित हो या शासन से संबंधित हो, तुरंत आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो आप सभी लोग इसमें इसके ये जो बेल आइकन है इसको भी जरूर प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 5.9 के, यानी कि 5900 से ज़्यादा ग्रुप मेंबर हो चुके हैं। ये पुराना डाटा है हमारा। और इस जो कल की पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज की जो पीडीएफ है कल की, आप सभी को यहीं पे प्रोवाइड मिल जाएगी। तो आप सभी लोग उस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, सॉल्व करिए। अगर आपको लगता है कि सॉल्यूशन वीडियो देखनी चाहिए तो सॉल्यूशन वीडियो देखिए, लेकिन जब हमारे सॉल्यूशन वीडियो आती है तो आप इतना कर सकते हैं कि हमारी वीडियोज़ को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप सभी लोगों से क्या कहूँ कि आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अगर कोई लोग हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आपकी क्या जवाबदेही बनती है कि उनके प्रति क्या किया जाए। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। फिलहाल मैं आपको अपने जो पीडीएफ है वहाँ पे लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे द्वारा जो टेस्ट बनाया गया है उसमें कितने जो 100 क्वेश्चन है उनका सॉल्व वीडियो कैसा रहेगा। तो देखिए, ये जो टेस्ट है ये देखिए सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपके आगामी पुलिस उप निरीक्षक के पेपर होने वाले हैं, आगामी टाइम पे होंगे मई जून के टाइम पे, या फिर आपका पुलिस कांस्टेबल के पेपर होंगे। आगामी जो आपका जो नज़दीक का पेपर है वो है आपका पटवारी। ठीक है, पटवारी का जो पेपर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके रिगार्डिंग भी ये हमने सभी ने चलाया जा रहा है। तो फिलहाल आप इसको देखिए। और जिन लोगों ने कल वो पेपर सॉल्व किया था वे सभी लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपने स्कोर जरूर टाइप करेगा। आखिर हमें भी तो देखना है कि कितने जनों ने वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, क्योंकि देखिए बेफालतू में कोई भी स्कीम चला के कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आप लोगों के लिए ही जो चीज़ हम चला रहे हैं, अगर उसका फ़ायदा ही आप तक नहीं पहुंच पा रहा है तो हमारे द्वारा ये सारी चीज़ें या ये जो हम इतना परिश्रम कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है। तो आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बताना है कि आपके इसमें कितना स्कोर रहा। ठीक है, फिलहाल बात कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो देखिए, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा था मैंने कि कामदेव का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बताना है, तो इसका जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मन यज।
ठीक है, मन यज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जिसका सही है वो उन लोगों का यहाँ पे एक नंबर बन गया होगा। देखिए कामदेव के कुछ अन्य पर्यायवाची भी हैं जो आपको काफी काम आएंगे, जैसे कि आपका काम हो गया, मदन हो गया, आपका मयन हो गया या अनंग हो गया, ये सभी आपके कामदेव के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे जयद्रथ का संधि विच्छेद क्या होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस हमारे द्वारा इसमें डाले गए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, तो आप सभी लोग इनको जरूर देखते रहिएगा। तो देखिए जो सेकंड था उसका था आपका जयद्रथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। तो आज जिन लोगों ने इसको किया होगा काफी अच्छी बात है, आप सभी लोगों ने बनाया होगा जयद्रथ। इसमें कौन सी संधि है, नीचे जिन लोगों का आता कमेंट करिए। तो इसमें आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि। देखिए पीछे क्या आ रहा है, आपका व्यंजन आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए यहाँ पे देवार्चन में, अच्छा ये कुछ गड़बड़, ठीक हो गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देवार्चन में प्रयुक्त संधि क्या है, आपको बताना था। देखिए देवार्चन में प्रयुक्त संधि बताना, संधि का बताना है कि इसमें कौन सी संधि है, लेकिन उससे पहले आप सभी को इसका संधि विच्छेद करना आना चाहिए देवार्चन का, ठीक है। तो सबसे पहले इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा का देव धन अर्चन, ठीक है, ये इसका सही, इसका क्या होगा आपका संधि विच्छेद होगा देव धन अर्चन। तो देवार्चन, ठीक है, देखिए यहाँ पे देव व धन ठीक है, लिखा नहीं जा रहा, आप मेरे शब्दों में जरूर ध्यान दीजिएगा। देव का क्या होगा वो के नीचे हलन धन ये लास्ट में यहाँ पे अंत होगा, और ये अर्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, से। जब देखिए दो स्वर आपस में मिलते हैं तो इसमें कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है, इससे आप दीर्घ संधि भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे दीर्घ संधि होता स्वर संधि की जगह तो वो भी इसका क्या होता, राइट आंसर होता, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जिन लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है वो हमारी जो वीडियो है इंटू 2 पे प्ले कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग सॉल्यूशन देखना चाहते हैं वो उसका बहुत अच्छे से सॉल्यूशन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जो अपने स्थान से डिग गया हो उसके लिए एक शब्द बताना था, कि जो अपने स्थान से डिग गया उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए वो होगा आपका च्युत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कजाकी और मैकू किसकी कहानियां हैं, आने वाले टाइम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इसमें जिन लोगों ने प्रेमचंद्र लगा रखा है, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र, तो उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रेमचंद्र, कजाकी और मैकू जो कहानियां हैं उनके रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तिराजत शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन दिया था। तो तिराजत का मतलब होता है आपका व्यापार, क्योंकि देखिए व्यय का मतलब किसी भी चीज में हम कोई भी चाहे श्रम व्यय करते हैं, कुछ भी पैसा व्यय करते हैं, तो व्यय से मतलब ये होता है। श्रम का मतलब क्या हो गया, आपका किसी काम में जो भी आपका परिश्रम लगता है वो श्रम हो गया आपका। हिंसा यानी कि जो दंगे फसाद होते हैं वो होता है आपका हिंसा, ठीक है। अहिंसा क्या होती है, अहिंसा, हिंसा का ही विलोम शब्द है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है किसी भी चीज को शांतिप्रिय रूप से करना, वो आपका अहिंसा हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका, देखिए रेलगाड़ी शब्द है, ये आपको बताना था, काफी महत्वपूर्ण शब्द है। तो देखिए यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग आ रही थी कल, तो हम अगले जो प्रैक्टिस सेट है उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो आपकी मिस प्रिंटिंग आ रही है ये ना आए। तो देखिए जहाँ पे भी डबल कॉमा था मैंने कल ही आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बता दिया था, इसमें है आधा 100, देखिए इसमें ये आ जाएगा, जहाँ पे है तो देशज हो जाएगा और विदेशज हो जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ पे ये आ रहा है ये शायद फॉन्ट का थोड़ा दिक्कत लग रहा है, ठीक है, तो ये अगले वाले प्रैक्टिस सेट में हम पूरा करेक्शन करवा देंगे इसको। अगला देखिए रेलगाड़ी जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, संकर। तो देखिए आपको पता होना चाहिए तत्सम क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है, संकर शब्द क्या होता है, ठीक है। तो देखिए तत्सम को बता दूं सबसे पहले, इस शब्द के बारे में, तत्सम का तत् धन सम, यानी उसी के समान, जैसे कि जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं उनको एज इट इज अगर हम प्रयोग करते हैं तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम का ही इस बात क्या आता है कि तद्भव आता है, इसमें तद्भव है नहीं, ऑप्शन में बता रहा हूं। तद्भव का मतलब ये होता है कि संस्कृत के जो शब्दों का विकृत रूप है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए जैसे प्रातः, प्रातः क्या है आपका तत्सम शब्द है, लेकिन अगर हम सुबह कहते हैं तो ये उसका संस्कृत का क्या है, आपका विकृत रूप है, तो वो हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। देशज जो होते हैं जो आपके देश में ही उत्पन्न हुए शब्दों को देशज कहा जाता है। विदेशज जो शब्द जो आपके विदेश में उत्पन्न हुए होते हैं तो वो विदेशज कहलाते हैं। संकर क्या होता है, संकर शब्द यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछा जाता है ये संकर शब्द। देखिए ये होता है दो विभिन्न
ठीक है, दो विभिन्न जो आपके शब्द है, दो विभिन्न स्रोतों से आए हुए जो शब्द हैं उनके मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है आपका संकर। ठीक है, जैसे आपका रेलगाड़ी, कैसे ही देखिए इसका जो सातवें का राइट आंसर तो डी है, रेलगाड़ी है, लेकिन ये संकर शब्द कैसे है रेलगाड़ी, इसको मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए रेलगाड़ी अगर हम इसको देखेंगे तो रेल धन गाड़ी, ठीक है, इसको ये ऐसा होगा। ठीक है, रेलगाड़ी, तो रेल कौन सा शब्द है आपका, ये तो आपका अंग्रेजी का शब्द, गाड़ी कौन सा शब्द है आपका, ये है आपका हिंदी का शब्द। तो दो जो विभिन्न स्रोत है, इंग्लिश के स्रोत से आया है, एक आया है आपका हिंदी के स्रोत से, तो दोनों मिलकर बनाया रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी आपका क्या हो जाएगा, संकर शब्द हो गया। इसी के साथ साथ देखिए एक दो ऑप्शन, एक दो जो इसके वो हैं आपके ऑप्शन है वो भी देख लीजिए। छायावाद को देख लेते हैं एक बार। छायावाद का क्या रहेगा, छाया धनवाद, छाया आपका कौन सा शब्द हो जाएगा, संस्कृत का शब्द होगा। दार कौन सा होगा, फारसी का शब्द होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप भी बनाइएगा, एक सील बंद को बनाएगा। देखिए सील बंद होता है वो, उसका जो अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा, सील धन बंद, सील धन बंद। तो सील का, ये सील क्या है आपका इंग्लिश वर्ड है और बंद क्या है आपका फारसी वर्ड है। तो ये इस तरीके से आपके संकर शब्द बनते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है। यौगिक का मतलब क्या होता है आपको ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप बता पाएंगे कि यौगिक शब्द कौन सा है, तभी ढूंढ पाएंगे। तो क्यों जिनको पता है वो आंसर लगा लीजिए, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके जो नया शब्द बनता है वो क्या कहलाता है, यौगिक। आपने पढ़ा होगा ना, साइंस में पढ़ा होगा, दो अलग अलग मिश्रण करके आप यौगिक का निर्माण करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे किसका यौगिक हो सकता है, देखिए विद्यालय, संधि विच्छेद कर दीजिए इसका, विद्या धन आलय। ठीक है, ये विद्या धन आलय आप करेंगे तो देखेंगे विद्या का मतलब क्या होता है, आपकी पढ़ाई से संबंधित, आलय का मतलब जो जगह है जहाँ पे शिक्षा से संबंधित चीजें दी जाती है। एक नया शब्द बना ना विद्यालय, तो ये आपका यौगिक शब्द है। अब लेखक को आप संधि विच्छेद करोगे तो उसको तोड़ के कोई नया शब्द, सार्थक शब्द नहीं बना पाओगे, पुस्तक का नहीं बना पाओगे या फिर योगी का नहीं बना पाओगे। तो इसमें जो राइट आंसर रह जाएगा वो होगा आपका विद्यालय। अगला है आपका, देखिए देश प्रेम में कौन सा समास है। ठीक है, ये समास आपका इंपॉर्टेंट है। वैसे आयोग की जो आपका नया सिलेबस है उसमें समास मेंशन नहीं है। इस बार आपका समास के क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन अगले बार हम समास के क्वेश्चन को हटा देंगे। ठीक है, इस बार समास दिए गए हैं ताकि आपको थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए, कभी भी किसी के पेपर में आ सकता है, आपका ही भला है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको बताना था कि आपका जो देश प्रेम है उसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो इसमें था आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। आपको पता होना चाहिए समास कितने प्रकार के होते हैं या फिर समास होते क्या हैं। तो देखिए दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया एक सार्थक शब्द बनता है उसको ही समास कहा जाता है। समास आपके कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। ठीक है, सबसे पहले अव्ययी भाव समास है, दूसरे नंबर का आपका तत्पुरुष समास होता है, तीसरे नंबर का कर्मधारी समास होता है, चौथे नंबर का आपका द्विगु समास होता है, पांचवें नंबर का आपका द्वंद्व समास हो गया और छठे नंबर का आपका बहुब्रीहि समास हो गया। तो जिन लोगों को नहीं पता है 6 समास है तो नोट डाउन कर लिया होगा, और जब भी आप क्लास पढ़ने आते हैं या फिर कोई भी हमारी क्लास आती है तो पेपर और पेन जरूर लेके रखिए। कोई भी इंपॉर्टेंट या फिर कोई भी हम कीवर्ड बताते हैं तो उसको आप सीधे नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। अगला है आपका, देखिए स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, जो आपके स्थायी भाव हैं आपके, उसमें संख्या कितनी हो जाएगी, 9। ठीक है, तो 9 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला है आपका, देखिए यहाँ पे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो भरत मुनि है उनके अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका, देखिए निम्न में से कौन छायावादी कवि है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बहुत जगह ये पूछा जाता है छायावाद के बारे में। ठीक है, तो देखिए जिसमें जो छायावादी कवि कौन है वो है आपके सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। छायावाद के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। छायावाद के बारे में देखिए, जो छायावाद है इसका युग कब से कब तक माना जाता है, ये माना जाता है आपका 1918 से लेके 1936 तक। ये पूछा जा सकता है छायावाद युग के बारे में। ठीक है, ये युगों का कालक्रम आपको पता होना चाहिए। छाया युग का जो आपका कालक्रम है वो है आपका 1918 से लेकर 1936 तक। ठीक है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। ठीक है, इन 4 प्रमुख स्तंभों को आपको पता होना चाहिए। ये जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है 4 प्रमुख स्तंभों में से सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत हो गए, दूसरा आपका जयशंकर प्रसाद हो गए, तीसरा है आपके महादेवी वर्मा, चौथा हो जाएंगे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन 4 जो कवि हैं इनको छायावाद का प्रमुख 4 स्तंभ कहा गया है। ठीक है, आई थिंक आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, और आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है तो नीचे जो लाइक का बटन है वो लाइक करते रहिएगा। ठीक है, कंजूसी मत दिखाइएगा लाइक करने में।
अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो ये सिंपल सा था आपका हिंदी, ये काफी सभी लोगों ने कर लिया होगा। अगला था आपका, जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहा जाता है? और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो बहुत सारे लोगों ने इसका भी राइट आंसर किया होगा। तो उसको क्या कहा जाता है? अवैध। अवैध अवैध घोषित कर दिया जाता है ना, या फिर अवैध खनन। आपने नॉर्मल से एक वर्ड बता रहा, अवैध खनन की बात आती है ना, नॉर्मल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अवैध खनन की बात आती है। तो क्या खनन करना कोई कानून बना रखा है कि इसमें हमें नदियों में खनन करना चाहिए, जो भी खनन होते हैं। तो खनन करना क्या है? अवैध रूप है ना, अवैध है, मतलब उसका वो कानून के क्या है? विरुद्ध है। तो ठीक है, अवैध यहाँ से शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये लिखा गया है संजीव के द्वारा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला है आपका, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएंगे आपका भीष्म साहनी। ठीक है, भीष्म साहनी आपके चीफ की दावत के लेखक हैं। तो ये जो नई नई कहानियां हैं इनको भी जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रसोई घर में कौन सा समास है? फिर से एक समास से क्वेश्चन उठ गया है। रसोई घर में बताना था आपको कि रसोई घर में कौन सा समास है, तो इसमें भी कौन सा समास था? इसमें तत्पुरुष समास था। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचनाएं हैं? मैंने बोला ना कालक्रम पढ़ लीजिएगा, तो अगले बार भी कालक्रम से क्वेश्चन पुटअप होंगे, तो अगले जो टेस्ट रहेगा आपका उसमें भी आप तैयार जरूर रहिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आदिकाल। आदिकाल से संबंधित है आपके पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, मैं अपना पाठ याद करता हूं वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, ये आपको बताना था कि कौन सा कारक है, तो ये था आपका संबंध बोधक कारक था। ठीक है, अगला है, अधुनातन का विलोम क्या है? ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन था, हो सकता है बहुत सारे लोग इस पे गलत कर गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सही किया होगा, ये मेरा मानना है। तो देखिए, जो अधुनातन है इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका पुरातन। ठीक है, तो पुरातन शब्द इसका सही विलोम शब्द बनेगा। चलो 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं आपके हिंदी के। अब आ जाते हैं जीएस के पोर्शंस पे। तो देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का स्थापना, जो गदर पार्टी की स्थापना है किसके द्वारा करी गई थी? तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो सभी ने किया होगा इसको। ठीक है, तो इसका क्या था आपका? लाला हरदयाल। देखिए लाला हरदयाल के द्वारा आपका यहाँ पे जो सेंट फ्रांसिस्को था उसमें 1913 में सेंट फ्रांसिस्को में आपकी लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो मेन चीज उद्देश्य क्या था? अब देखिए कोई भी चीज की स्थापना करी जाती है तो एक उद्देश्य को लेकर उसकी स्थापना की जाती है। तो वैसे गदर पार्टी थी, गदर पार्टी का भी एक उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सशस्त्र संघर्षों के माध्यम से भारत को अंग्रेजी जो दास्ता है उससे मुक्ति दिलाना ही इसका जो मेन मोटो था, वो था आपका गदर पार्टी का मेन आपका उद्देश्य। ठीक है, किसने करी थी इसकी स्थापना? लाला हरदयाल ने 1913 में सेंट फ्रांसिस्को में। ठीक है, अगला है आपका देखिए यहाँ पे, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा जिन्होंने गलत किया है। इस बार देख लीजिए, इंडियन जो इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीटी कुरियन। सीटी कुरियन के द्वारा लिखी गई है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में कुंभ मेले के अवसर पर हुई है। तो ये कहाँ पे हुई है ये आपको बताना था, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत और बता दूंगा। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, हरिद्वार। हरिद्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो आपकी हिंदू महासभा थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1915 में हुई थी। किसके द्वारा करी गई थी? ये इंपॉर्टेंट है, ये करी गई थी आपकी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इस संस्थान जो ये आपका हिंदू महासभा थी, इन्होंने किन के साथ मिलकर कार्य किया? आर्य समाज के साथ और भी जो अन्य हिंदू संगठन थे उस टाइम के, तो उन सभी के साथ मिलकर आपका हिंदू महासभा ने कार्य किया उस टाइम पे। और मदन मोहन मालवीय जी हिंदू महासभा के क्या थे? आपके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे देखिए, संक्रमण जिससे मलेरिया उत्पन्न होता है, ये बताइए, ये वो संक्रमण का नाम बताना था जिससे आपका मलेरिया उत्पन्न होता है। तो आप सभी लोगों ने आंसर किया होगा। तो ये है आपका परजीवी। अगला है आपका, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित करी गई थी? बौद्ध संगतियां काफी महत्वपूर्ण बन जाती है आप सभी लोगों के लिए। हर पेपर में बौद्ध से संबंधित या फिर बौद्ध संगतियों से संबंधित आपके एक ना एक सवाल पूछा जाता है। तो जिन लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बौद्ध संगति में, वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, और कुछ चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो हो सकता है कि उससे भी आप सभी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैशाली इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखिए बौद्ध संगतियों के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए जो बौद्ध संगतियां हैं उनकी 4 संगतियां हुई थी। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483
ईसा पूर्व, मैं ईस्वी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में ये बौद्ध संगति हुई थी। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो 383 में हुई थी, 383, ठीक है। जिनको नहीं दिख रहा वो देख लीजिए, ईसा पूर्व। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो 255 ईसा पूर्व में हुई थी, 255 ईसा पूर्व में। और चौथी हुई थी आपकी पहली ईस्वी में, ठीक है, ये याद रखिएगा, पहली ईस्वी में चौथी हुई थी। तीसरी जो आपकी बौद्ध संगति हुई थी वो 255 ईसा पूर्व, ठीक है, ये भी क्या है आपकी ईसा पूर्व में हुई थी। तो देखिए जो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी आपकी राजगृह में, ठीक है, राजगृह में हुई थी ये बौद्ध संगति। और उस टाइम पे किसका शासन था, उस वहां पे अजात शत्रु का, ठीक है। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, वो हुई थी आपकी वैशाली में, जो आपका क्वेश्चन पुट अप किया गया था वैशाली में। और इसके जो शासन का किसके शासन काल में हुई थी, ये हुई थी आपकी कालाशोक के। उसके बाद तीसरी हुई थी आपकी 255 में। और इसके जो कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। और इसके जो उस टाइम पे शासन काल था किसका था, उस टाइम पे था आपका अशोक का। और आपकी जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो कुंडन वन में हुई थी। और उस टाइम पे किसका शासन था, आपका कनिष्क का शासन था, ठीक है। तो आई होप आप सभी को इसको समझ में आया होगा और आप सभी ने इसको याद कर लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। इसको मैं आप इरेज कर देता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9 क किससे संबंधित है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इसको सही आंसर किया होगा। तो ये है आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है इस बार का आपने देखा होगा यूके पीसीएस के उसमें भी आया था, ठीक है। देखिए जो भाग 9 है ना, इसमें आपकी दो चीजें हैं, एक भाग 9 है, भाग 9 अलग है और भाग 9 क अलग है, ठीक है। देखिए जो आपका भाग 9 है वो 73वां संविधान संशोधन है जो आपका है आपके पंचायती राज से। और 9 क है वो है आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 का। और ये है आपका नगर पालिका लोकतांत्रिक प्रणाली से संबंधित, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला है आपका देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये थोड़ा सा हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सही किया हो, लेकिन ये थोड़ा सा घुमावदार भी क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें लखनऊ अधिवेशन तो 3 अधिवेशन हुए थे, इसमें एग्जैक्ट अधिवेशन इन्होंने टाइप नहीं किया था। तो अगली बार इतनी छोटी छोटी गलतियां हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आपका जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 3 था, इसमें सन मेंशन करना था। सबसे पहला आपका 1899 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन, दूसरा आपका हुआ था 1916 में, ठीक है, और तीसरा जो आपका अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका 1936 में, ठीक है। 3 अधिवेशन हुए थे लखनऊ के में, सबसे पहला 1899 में, दूसरा 1916 में, तीसरा था आपका 1936 में। तो देखिए ये जिस अधिवेशन की बात कर रहे थे ये थे आपका 1916 वाला अधिवेशन, ठीक है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसके द्वारा करी गई थी, ये था मेन क्वेश्चन। तो देखिए 1916 में करी थी आपकी अंबिका चरण मजूमदार ने, ठीक है। तो ये चीज देख लीजिएगा। और 1899 की किसने करी थी, फिर ये थी आपकी रमेश चंद पंत ने। और 1936 की जो आपकी यहाँ पे अध्यक्षता करी थी वो करी थी आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका, ब्लॉक प्रमुखों का निर्वाचन कौन करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इसका भी राइट आंसर दिया होगा, ठीक है। 28वें नंबर का था ये क्वेश्चन। और ये करते हैं आपका ब्लॉक जो ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन करता है वो करता है आपका पंचायत के सदस्य। अगला है आपका देखिए, किस राज्य में जैतापुर नाभिकीय षड्यंत्र स्थित है। ये भी आपका क्वेश्चन काफी अच्छा था। तो ये है आपका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर रह जाएगा। अगला है आपका देखिए, राज्य में चंद सिंह राही किस क्षेत्र से संबंधित है। काफी महत्वपूर्ण है, करंट का है, मतलब हाल ही में हुआ है, इतनी जल्दी हाल में भी नहीं कहा जा सकता, 1-2 साल हो चुके हैं। ये जो न्यूज थी आपकी, राज्य में चंद सिंह राही किस क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि देखिए यूके ट्रिपल एस से 2-3 साल पुराना भी पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बनने के चांस है आपका, चंद्र सिंह राही किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संगीत से थे चंद्र सिंह राही। अगर इनकी जन्म की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था आपका 28 मार्च 1942 को इनका जन्म हुआ था। ये कहाँ से संबंधित है, पौड़ी से संबंधित है, पौड़ी जिले से, पौड़ी के गिवाली गांव से संबंधित है। और इनके पिता की बात करूं तो इनके पिता का नाम था श्री दिलबर नेगी और माता का नाम था सुंदरा देवी। और 10 जनवरी 2016 के टाइम पे इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और काफी संगीत के क्षेत्र में काफी काम किया इन्होंने। दिल्ली में भी जो आपका संगीत है वहां पे भी इन्होंने काफी काम किया हुआ है, दिल्ली में भी, ठीक है। अगला है आपका देखिए, नैनी डांडा किस जनपद में स्थित है, ठीक है, ये आपको बताना था। जो आपका नैनी डांडा है वो स्थित है आपका पौड़ी में।
डुंग केदार का मेला किस जनपद में लगता है? तो इस तरीके के जो नए नए मेले हैं इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। डुंग केदार, ठीक है, डुंग केदार का जो मेला लगता है वो लगता है आपका अल्मोड़ा में, ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा। अगला है आपका देखिए, शाह जफर किस नगर का प्राचीन नाम था? तो देखिए जो आपका शाह जफर था वो था आपका जसपुर का प्राचीन नाम। अगला है आपका देखिए, नंदा राज्यात यात्रा, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, आयोग का भी फेवरेट क्वेश्चन है नंदा राज्यात से। तो नंदा राज्यात में किस चंद राजा ने छतौली भेजी थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा। तो ये था आपका बाज बहादुर चंद, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा नंदा राज्यात के बारे में जान लेते हैं, कुछ की पॉइंट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि जिनको पता नहीं है वो पता चल सके उनको। तो देखिए जो नंदा राज्यात यात्रा है वो सबसे पहली बार कब करी गई थी? 1905 में आयोजन किया गया था सबसे पहले इसका, ठीक है। और उसी के साथ साथ देखिए जो नंदा राज्यात यात्रा होती है वो चमोली के कांसवा गांव से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है? होमकुंड तक जाती है। इसको याद करने का हेमकुंड, बहुत सारे लोग हेमकुंड और होमकुंड में बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। तो देखिए जो माँ नंदा है वो कहाँ जाएगी? अपने घर जाएगी ना, घर से मतलब होम। तो नंदा देवी की जो यात्रा होती है वो कांसवा गांव से तो स्टार्ट होती है चमोली के, और अंत कहाँ पे होता है उसका? होमकुंड में। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। टोटल मिला के अगर बात करूँ कितने किलोमीटर की यात्रा होती है, ये होती है आपकी 280 किलोमीटर की यात्रा होती है। और इसका अगर पड़ाव की बात, देखिए पड़ाव बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी जो पेपर होंगे उसमें पड़ाव पूछे जाएंगे। आपको ये नहीं पूछेगा कि नंदा राज्यात यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आपके लिए होनी चाहिए, जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन इसका पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव ये पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो आपका दूसरा पड़ाव है वो था आपका तोप। और ससुराल की तरफ से अगर पहले पड़ाव की बात करें, जो नंदा देवी की जब ससुराल स्टार्ट होता है वहां पर से अगर पहले पड़ाव की बात करें तो वो है आपकी कुलसारी, कुलसारी होगा, ठीक है। और 10वां पड़ाव पड़ाव है आपका नंद केसरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आ जाता है और इंपॉर्टेंट की वर्ड है यहाँ पे। देखिए जो नंदा देवी जो राज्यात यात्रा है, जब बेदनी कुंड पहुंची तो वहां पे जो नंदा देवी है उनकी पूजा की जाती है, किससे? ब्रह्म कमल से, है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, जिस टाइम पे नंदा देवी की जो राज्यात यात्रा कहाँ पहुंचती है? बेदनी कुंड। और तो बेदनी कुंड पहुंचते हैं वहां पे किससे पूजा करी जाती है? ब्रह्म कमल से, क्योंकि देखिए राजकीय पुष्प है आपका ब्रह्म कमल, तो इसलिए वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला इसको क्या कहा जाता है? हिमालय का महाकुंभी कहा जाता है, ये तो सभी को पता होगा। खैर अगला है आपका देखिए, पिंडर किसकी सहायक नदी है? आपको पता करना था। तो काफी जिन्होंने पंचप्रयाग पढ़े होंगे तो वो तो ऐसे कर लेंगे इसको। तो देखिए अलकनंदा पिंडारी है ना, तो ये किसका होता है? कहाँ पे संगम होता है? ये कर्णप्रयाग में, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, कर्णप्रयाग में आपका अलकनंदा और पिंडा नदी का संगम होता है। तो इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है। अगर मान लो किसी को नदी तंत्र से याद नहीं है तो ऐसे भी कर सकता था, ठीक है। तो पिंडारी जो नदी है, देख लीजिए जो पिंडारी नदी है वो बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, और आपकी जो अलकनंदा है वो संतोपत ग्लेशियर के क्षीर सागर से यहाँ पे निकलती है, ठीक है। और इसी के साथ पिंडा नदी की प्रमुख सहायक नदी की बात करूं तो ये है आपकी आटागाड़, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आप बात करी थी मैंने इसमें पंचकेदार, पंचकेदार सभी को पता होंगे, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा पंचकेदारों के बारे में भी। और अगली जो डिटेल क्लास होगी अगर उसमें पंचकेदार आएंगे तो उसमें डिटेल से बता दूंगा मैं आपको। उत्तराखंड में राम नवमी किस आभूषण को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका गुलबंद को, ठीक है, ये इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था आपका, शीतकाल में तुंगनाथ मंदिर की पूजा किस स्थान पर होती है? तो आपको बताना था कि जो शीतकाल है उस टाइम पे तुंगनाथ मंदिर की जो पूजा होती है वो कहाँ पे होती है। इसका आंसर राइट लगा हुआ है, ये होती है आपकी मक्खू मठ में, ठीक है, मक्खू मठ में होती है। और ये जो तुंगनाथ है कौन सा केदार है? तीसरा केदार है, सॉरी, ठीक है। तो देखिए ये केदारों के बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए आपके पंच केदार हैं, सबसे पहले आपका केदारनाथ आ जाता है, फिर मध्य महेश्वरनाथ आता है, फिर तुंगनाथ तीसरा केदार आ जाता है, चौथा आपका रुद्रनाथ होता है, और पांचवा आपका कल्पेश्वर नाथ होता है। इन पांचों को सीरियल वाइज नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले केदारनाथ, फिर मध्य महेश्वरनाथ, फिर तुंगनाथ, फिर उसके बाद आपका रुद्रनाथ, उसके बाद आ जाता है आपका कल्पेश्वर नाथ, ठीक है। तो ये होता है। तुंगनाथ की बात करें तो तृतीय केदार है, कत्यूरी शैली में बना हुआ है ये जो मंदिर है, और किस पर्वत के शिखर पे स्थित है ये भी पूछा जा सकता है। जो तुंगनाथ है वो चंद्रशिला पर्वत पे जो शिखर है उस पे स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो तुंगनाथ मंदिर है यहाँ पे बिना पूंछ वाले चूहे पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइए वो कौन सा केदार है जहाँ बिना पूंछ वाले चूहे पाए जाते हैं? तो वो होगा आपका तुंगनाथ। और बिना पूंछ वाले चूहों को कहा जाता है? वो कहा जाता है रूंडा, रू में बड़ी ऊ की मात्रा और डा, रूंडा कहा जाता है आपका ये बिना पूंछ वाले चूहों को। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला है आपका देखिए, कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे?
ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मौला राम जी के बारे में जैसे कि आपको पता ही है, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था आपकी गढ़वाल जो चित्र शैली है, चित्रकला शैली है, उससे प्रसिद्ध थे। अगला है आपका देखिए, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल कब आयोजन किए गए, ये आपको बताने थे। तो ये किए गए थे आपके 2021 में। ठीक है, राष्ट्रीय खेल होंगे, या ये पुराना इन्होंने मिसप्रिंट टाइप कर दिया राष्ट्रीय खेलों के बारे में, लेकिन ये हुए नहीं। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पे देखिए 40वां है आपका, ये दुर्योधन मंदिर स्थित है। दुर्योधन मंदिर कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना था। तो ये था आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, एक बार आप ये राज्य राष्ट्रीय खेल है इसके बारे में देख लीजिएगा, ये थोड़ा मेरे को भी डाउटफुल लग रहा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, अगला है आपका देखिए, उत्तराखंड के पहले थल सेनाध्यक्ष कौन थे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो पहले थल सेनाध्यक्ष थे वो थे आपके विपिन चंद्र जोशी, विपिन रावत नहीं थे। ठीक है, तो कई जने विपिन रावत में भी कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो विपिन रावत को नहीं करना आपने, विपिन चंद्र जोशी। ठीक है, आपने देखा होगा पिथौरागढ़ में जो आर्मी स्कूल है आपका विपिन चंद्र जोशी जी के नाम पे ही बना है, वीसी जनरल जोशी, वहाँ पे जो आपका वहाँ पे स्कूल भी है आपका। तो जो लोग पिथौरागढ़ के हैं उनको पता होगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, हाल ही में किसे यूनिसेफ की प्रथम भारतीय युवा दूत बनाया गया है, ये बनाया किसको बनाया गया, ये आपको आंसर देना था। तो ये था आपका हिमा दास को बनाया गया था। अगला है आपका देखिए, सी बॉक्स योजना का आरंभ कब किया गया था, सी बॉक्स का ठीक है, ये उत्तराखंड में ही किया गया था। ये किया गया था आपका 24 जनवरी 2019। राजस्व पुलिस व्यवस्था किसके समय में हुई थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पटवारी के पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो किसने के द्वारा कराई गई, किसके टाइम पे हुई थी, रेमजे के टाइम पे हुई थी आपका ये राजस्व पुलिस व्यवस्था। ठीक है, अब देखिए जो आपकी राजस्व पुलिस व्यवस्था है ये रेमजे के टाइम पे तो हुई थी। रेमजे का कार्यकाल कब से माना जाता है, 1856 से लेकर 1884। ठीक है, 56 से 84 आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, 56 से लेकर 84 तक आपकी ये जो राजस्व पुलिस व्यवस्था है इसमें जो आपका रेमजे का महत्वपूर्ण योगदान है। तो रेमजे का जो कार्यकाल रहता है 1856 से 84 रहा। इनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण काम किया गया 1883 में। ठीक है, 1883 में इन्होंने क्या किया था, तराई के विकास के लिए तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना करी थी। कुमाऊं के बेताज बादशाह भी कहे जाते हैं। और आपदा प्रबंधन के लिए प्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति भी कौन थे, रेमजे थे। वो गवर्नर का नाम बताइए जिन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए प्रयास किया, तो वो थे आपके रेमजे। अगला है आपका टिंचरी जो माई पुस्तक है उसके लेखक का नाम बताना था। तो इसका लेखक का नाम आसान सा था, कुलदीप रावत। अब देखिए मैंने बोला था जहां पर डबल डॉट आएगा वहां पर आपको 100 लगा देना है, साला अंठी वाला। तो मुकेश रावत का संबंध किससे, ये आपका एक अगला क्वेश्चन था। तो देखिए जो मुकेश रावत है उनका संबंध है आपका भारतोलन से। अगला है आपका, राज्य की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति प्रथम बार किस वर्ष घोषित करी गई, काफी इंपॉर्टेंट कहूंगा क्योंकि नीतियां पूछी जाती हैं। तो 6 फरवरी 2003 को लागू करी गई थी पहली बार राज्य की, उत्तराखंड राज्य की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति। अगला था आपका देखिए, सालम का भगत किसको कहा जाता है, और आने वाले टाइम पे ये क्वेश्चन भी काफी बन सकता है। सालम का भगत कहा जाता है आपका प्रताप सिंह बोहरा को। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करेंगे कि प्रताप सिंह जो बोहरा है उनको कहा जाता है आपका सालम का भगत। अगला था आपका देखिए, कुमाऊं ए पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना था। तो ये थे आपके देवकी नंदन पांडे। तो देखिए आपका जो देवकी नंदन पांडे हैं काफी महत्वपूर्ण है इनका भी। ठीक है, तो देवकी नंदन पांडे आप याद रखेंगे। जन्म इनका हुआ था 15 फरवरी 1920 के टाइम पे। ठीक है, 15 फरवरी 1920 के टाइम पे इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था आपका, अल्मोड़ा के। वैसे एक कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कलकत्ता कानपुर के आसपास इनका निवास बताया जाता है, लेकिन मूल निवास की बात करेंगे तो ग्राम पटिया अल्मोड़ा में ही इनका मूल निवास माना जाएगा। अगला है आपका देखिए यहाँ पे, गढ़वाल प्रजामंडल नामक संस्था की स्थापना किस वर्ष से करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1939 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखिए गढ़वाल प्रजामंडल के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए जो आपका गढ़वाल प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी आपकी 21 फरवरी। ठीक है, 21 फरवरी 1944 को राज्य 1939 को किसके द्वारा करी गई थी, आपकी श्रीदेव सुमन जी के द्वारा के प्रयासों से करी गई थी। श्री सुमन देव जी के प्रयासों से करी गई थी। श्री सुमन देव जी के बारे में बताऊं तो देखिए उनका जो जन्म हुआ था वो 25 मई 1916 का हुआ था। पिता का नाम माता का नाम काफी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि एक बार इनके यानी कि जो आपका हाईकोर्ट क्लर्क था उनमें श्रीदेव सुमन जी की पत्नी का नाम पूछा जा चुका है। तो पिता का नाम हरिराम बड़ौनी था और इनकी जो माता का नाम है ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करेंगे कि इनकी जो माता का नाम था वो क्या था। ठीक है, इनके द्वारा देखिए 1938 में गणदेश सेवा संघ की भी स्थापना करी गई थी और 1944 में इन पे क्या लगा गया था, राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था इन पे।
ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि इन पे राजद्रोह का मुकदमा किस वर्ष से चलाया गया था, तो 1944 पे चलाया गया था। उसके बाद इनके द्वारा आवरण अनशन भी किया गया और 84 दिन की जो भूख हड़ताल थी उनके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका एक फेमस नारा है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते, तो ये इनका फेमस नारा है। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना किस वर्ष करेगी, तो देखिए ये 1966 था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए इस बार अगर आपने लोअर पीसीएस का पेपर देखा होगा उसमें आपका पंत यूनिवर्सिटी जो का आपकी है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, उसका स्थापना वर्ष पूछा था। तो इसी को रिगार्डिंग देखते हुए हमने घोड़ाखाल जो सैनिक विद्यालय है उसकी स्थापना पूछी थी। तो 1966 यानी कि 21 मार्च 1966, 21 मार्च। ठीक है, पूरी डेट नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है आपका भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 किस पर आधारित थी, उदारीकरण पे, निजीकरण पे, वैश्वीकरण पे या सभी पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। इन सभी पे थी, उदारीकरण पे भी थी, निजीकरण पे भी थी और वैश्वीकरण पे भी थी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष होती है, 3 वर्ष होती है। और वर्तमान में कौन है इसके आरबीआई के गवर्नर, तो ये है आपके शक्तिकांत दास। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। शक्तिकांत दास इसके हैं आपके अभी वर्तमान में गवर्नर, और ये कौन से हैं, 25वें गवर्नर है। ठीक है, अगला है कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए ये है आपका सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। कालागढ़ बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है रामगंगा नदी पर। कहाँ पे है, पौड़ी जनपद में। ठीक है, पौड़ी जनपद इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका चौदास का कुंडाली पर्व कौन से लोग मनाते हैं, सौका, तोलसा, जाड़ या बोक्सा, ये आपको बताना था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सौका। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया का लोगो क्या है। एक बार ये क्वेश्चन पुट अप हो चुका है, मेक इन इंडिया का लोगो। ठीक है, तो आगे भी आने की है संभावना। तो ये है आपका शेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लुप्त क्रम ज्ञात करना है, इसको आप कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में करिए, अगली वीडियो में मैं इसको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, अगला है आपका देखिए तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की लिए इकाई क्या है। देखिए स्टीलर मील या फिर ये जो है, तो इसमें जो राइट आंसर है प्रकाश वर्ष। तो देखिए बहुत ज्यादा जो लंबी दूरियां होती है ना उनको प्रकाश वर्ष के द्वारा ही नापा जाता है। अगला है आपका देखिए भारत वह प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न दिया गया, ये बताना था आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक बार मैं आपको भारत रत्न के बारे में बता देता हूँ। देखिए जो भारत रत्न है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए तो 2 जनवरी 1954 को भारत के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस टाइम पे श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया। और उस टाइम पे 3 जनों को मिला था। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, दूसरे थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और तीसरे थे आपके डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटा रमन। ठीक है, अगला है आपका देखिए माउंट बेटन योजना किस वर्ष की, जो माउंट बेटन योजना थी वो किस वर्ष माउंट बेटन योजना की घोषणा किस वर्ष करेगी। ये 4 ऑप्शन दिए थे और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आप सभी लोगों ने राइट आंसर किया होगा। तो इसका था आपका 1947 माउंट बेटन योजना। देखिए माउंट बेटन योजना का उद्देश्य क्या था, आपका देखिए जो भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया या फिर जो पाकिस्तान के लिए नए संविधान के लिए वहाँ नई संविधान सभा का गठन हो गया, इसी तरीके से माउंट बेटन जो योजना है उसका उद्देश्य था। और जो प्रमुख उद्देश्य था इसका, जो राजनीतिक समस्या है उनको हल करने की रूपरेखा ही बनाई गई थी माउंट बेटन योजना। ठीक है, अगला था आपका रेड क्रॉस मुख्यालय। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया था। तो ये है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, रेड क्रॉस का। तो देखिए रेड क्रॉस के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना हुई थी आपके 1863, इसका वर्ष याद रखेंगे 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1863 1863 में किसके द्वारा करी गई थी, ये करी गई थी आपकी हेनरी ड्यूनेट्स के द्वारा। और इसके देखिए जो आपका रेड क्रॉस है इसको 3 बार याद रखिए, 3 बार इसको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सबसे पहला है 1917, ठीक है, उसके बाद है आपका 1944, उसके बाद है आपका 1963। 17, 44, 63 ये आपको याद रखना है। 1917 में मिला, 1944 में मिला, 1963 में भी मिला। ठीक है, और ये जो रेड क्रॉस है इसका स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, विपदाओं या जो भी कठिनाई है उसके समय पे ये जो रेड क्रॉस है ये क्या करवाता है, इनकी जो संगठन है जो राहत दिलाने का काम करता है। 8 मई को प्रत्येक वर्ष 8 मई आपको याद रखना है, 8 मई को क्या बनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस बनाया जाता है। ये रेड क्रॉस डे मनाने के पीछे का जो कारण है, जो इसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेट्स, उस दिन इनका क्या था, बर्थडे था। अगला है आपका देखिए
GSC कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना था। तो ये आपका बेंगलुरु में। दृष्टि 2025 का संबंध किससे है, ये आपको बताना था। इसका भी सभी लोगों ने आई थिंक सही दिया होगा आंसर। तो ये था आपका खाद्य उत्पादन से। अगला है आपका देखिए, आयुष्मान भारत का संबंध किससे है। ठीक है, आयुष्मान जो भारत का संबंध है वो है आपका स्वास्थ्य से। आयुष्मान कार्ड बन रहे थे ना, तो लोग इससे आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते थे इसको। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि जो खालसा पंथ है तो इसकी जो नींव डाली थी ये गुरु गोविंद सिंह जी ने डाली थी 13 अप्रैल 1699 के आसपास। 1699 स्थापना वर्ष काफी इंपॉर्टेंट होता है 1699। ठीक है, आपका हो जाए उस दिन बैसाखी थी, बैसाखी के दिन डाली थी इन्होंने 13 अप्रैल 1699। अगला है आपका देखिए, सुंदरबन के जंगलों को क्या कहा जाता है, इनको मैंग्रोव वन कहा जाता है। द व्हाइट टाइगर्स के लेखक कौन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया होगा। तो ये रहेगा है आपका अरविंद अडगिया। अगला है, किस भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है, किसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है, ये भी मेरे हिसाब से सभी ने क्या होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो विटामिन A की आवश्यकता होती है इसके लिए भी। अगला है आपका देखिए, राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा है आपका, तो ये लिया जाता है आपका आयरिश के संविधान से। अगला है आपका देखिए, रमेश ने, ये आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है ना। अगला है आपका देखिए यहाँ पे, सर्वग्राही यानी कि जो सभी ग्रहण कर लें वो रुधिर वर्ग कौन सा होता है, तो ये आपको बताना था, तो ये होता है AB। ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो आपका सर्वग्राही, तो AB जो ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वग्राही आपका रुधिर वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, कौन सा चोल शासक या गंगे विजेता के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये था आपका राजेंद्र चोल था, राजेंद्र चोल प्रथम, ये आपका चोल शासक या फिर गंगे विजय के रूप में प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, 1829 में किस गवर्नर ने भारत में सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए समाप्त कर दिया था, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी, तो ये था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है, ये आपको बताना था, ये काफी सरल सा क्वेश्चन था, उत्तराखंड राज्य में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए जो इसका राइट आंसर था तो यारलुंग के नाम से जाना जाता है। अगला था आपका देखिए, भारत में पहली बार संविधान सभा के लिए चुनाव किस वर्ष से कराए गए थे, तो ये कराए गए थे आपके 1946 में। अगला क्वेश्चन था आपका GST, अच्छा ये यहाँ पे मिसप्रिंटिंग था, तो यहाँ पे ये था संविधान सभा का भाग चौथा एक कितने मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है, ये था आपका क्वेश्चन। तो देखिए ये था आपका 98। अगला था आपका देखिए, एकीकृत सर्किट किससे बने होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो आपके एकीकृत सर्किट होते हैं वो बने होते हैं आपके सिलिकॉन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, कौन सा देश वर्ष 2022 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, ये आपको बताना था, तो ये करेगा आपका कतर। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है, ये आपको बताना था, तो ये था आपके पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का आपका लोक पारंपरिक लोक कला है ये। अगला है आपका देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग है, कैसा आयोग है, ये है आपका संवैधानिक संस्था है आपकी भारत का निर्वाचन आयोग। इसका गठन कब किया गया था, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, 25 जनवरी 1950 की पूरी डेट हो जाएगी। इसमें देखिए जो बॉडी क्या है, इसमें सबसे पहले मुख्य आपका चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, ये बॉडी इस तरीके की होती है जो चुनाव आयोग है। ठीक है, ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, पहला मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, फिर चुनाव 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करी जाए तो ये है आपके श्री सुशील चंद्रा, और 2 जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं, एक है आपके श्री राजीव कुमार, ठीक है, और जो दूसरे हैं वो हैं आपके श्री अनुज चंद्र पांडे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो मुख्य निर्वाचन काफी इंपॉर्टेंट रहता है, निर्वाचन कार्य याद नहीं भी रखा तो चलेगा। अगला आपका देखिए, कुंवर विचित्र साह संग्रहालय किस जनपद में स्थित है, ये आपको बताना था, तो ये हो जाएगा आपका टिहरी में। अगला है आपका देखिए यहाँ पे, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका इब्राहिम लोधी, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका,
भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए लंबा बांध की बात आए तो हीराकुंड बांध है, जो आपकी महानदी जो नदी है वहां पे बना हुआ है। काफी महत्वपूर्ण बांध है ये हीराकुंड बांध, ठीक है। इसको आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। 1956 से यहाँ पे जो विद्युत परियोजना है वो स्टार्ट हो चुकी है 1956 के टाइम पे। कुल लंबाई की बात करें, देखो लंबा बांध है ना, तो लंबाई भी याद होनी चाहिए हमें इसकी। तो 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चकमौर का युद्ध गुरु गोविंद और मुगल सेना के बीच कहाँ पे लड़ा गया? ये भी आपका एक क्वेश्चन था। तो ये था आपका बीच कब लड़ा गया? तो ये था आपका 1705 में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान विशेषता नहीं है? संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? एकीकृत न्यायपालिका बिल्कुल है। आपातकालीन प्रावधान भी हैं, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है भारत में, ठीक है। अमेरिका में है लेकिन आपकी भारत में नहीं है। और मौलिक कर्तव्य भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चिटगांव सशस्त्र गार का धावा किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये आपने पढ़ा होगा, बंगाल में चिटगांव। तो आपका तो ऑप्शन नंबर सी सूर्य सेन के नेतृत्व में किया गया था। भारत में गर्म दलीय आंदोलन के पिता किसको कहा जाता है? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। देखिए उस टाइम पे 3 जो नेता थे वो लाल बाल पाल कहा जाता था ना, गर्म दलीय नेता को। वहां पे जो और भी थे लेकिन प्रमुख जो थे आपके लाल बाल पाल, यानी कि वहां पे थे आपका लाला लाजपत राय, दूसरे थे आपके बाल गंगाधर तिलक और तीसरे थे आपके विपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक इनके पिता थे, आपके गर्म दलीय आंदोलन के पिता कहे जाते थे। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ये आपका एक क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर था तो अविश्वास प्रस्ताव का, तो ये था आपका लोकसभा में लाया जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको माना जाता है? तो देखिए जो आपका भारतीय पुनर्जागरण है उसका जो जनक माना जाता है वो माना जाता है आपका राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर रहेगा। सिलोन किस देश का पुराना नाम है? ये क्वेश्चन था आपका। सिलोन था आपका श्रीलंका का। मुकेश रावत का संबंध किससे है? ये आपसे क्वेश्चन था। तो ये था आपका भारतुलन से। अगला था आपका दनगल मेला कहाँ लगता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दनगल मेला, तो ये दनगल मेला लगता है आपका पौड़ी में। अगला क्वेश्चन था आपका उत्तराखंड में चकबंदी समिति का गठन किस वर्ष से किया गया? उत्तराखंड में चकबंदी समिति का गठन किस वर्ष से किया गया? एक क्वेश्चन आपका ये था। तो ये था आपका 2009, ठीक है। चकबंदी समिति का गठन 2009 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, राज्य में सर्वप्रथम बागवानी फसलों की शुरुआत यूरोपीय मिशनरियों द्वारा किस वर्ष से करी गई थी? हमारे उत्तराखंड राज्य में बागवानी फसलों की शुरुआत यूरोपियन मिशनरियों के द्वारा किस वर्ष से करी गई? तो ये करी गई थी 1869 में। तो 1869 याद रखिएगा। अब 3 क्वेश्चन बच चुके हैं। इन 3 क्वेश्चनों को करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ये जो टेस्ट सीरीज है वो हम चला रहे हैं और आगे तक चलाने का पूरी हम सोच रहे हैं कि मई जून तक चलाएं इसको। तो आप सभी लोग सपोर्ट जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि हमें भी लगे कि हमारे द्वारा जो यहाँ पे परिश्रम किया जा रहा है उसका कुछ ना कुछ फल मिल रहा है, ठीक है। टिहरी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष से करेगी? ये आपको बताना था, ठीक है। किसके द्वारा करेगी, किसने करी, मतलब टिहरी जो आपका रेड क्रॉस सोसाइटी थी, तो ये था आपका नरेंद्र शाह के द्वारा। मंगोली शैलचित्र कहाँ स्थित है? ये था आपका मंगोली नैनीताल। अगला था आपका देखिए पौराणिक तिमुड़ा मेला। तिमुड़ा मेला कहाँ पे लगता है, किस जनपद में लगता है? तो ये था आपका चमोली। तिमुड़ा मेला कहाँ लगता है? चमोली में लगता है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे स्टडी विद एम के द्वारा आप सभी लोगों को OMR सीट का भी यहाँ पे दिया गया था। जिन लोगों ने प्रिंट आउट कराया होगा उनको OMR भी मिल गई होगी। और आप सभी लोग अगले संडे भी तैयार रहिएगा। अगले संडे भी आप सभी को PDF के माध्यम से हम यहाँ पे आपको टेस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। वीडियो के माध्यम से भी बना के दिखा देंगे कि आपका टेस्ट किस तरीके का है और डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।